हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपके यूनिट सेकंड एपिडेमियोलॉजी, जिसमें मैंने आप लोगों का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। जिसमें मैंने आप लोगों को डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बारे में, उसके लेवल्स के बारे में, उसके प्रोसीजर्स मेथड्स के बारे में, कई सारे डिसइंफेक्शन मेथड के बारे में जैसे फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स के बारे में बताया था। और जिसमें मैंने आप लोगों का बताया था कि आपके फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, जैसे हीट, बॉइलिंग या पाश्चराइजेशन या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज। और केमिकल्स में जैसे अल्कोहल, क्रोनिक कंपाउंड्स, आयोड्रॉप्स या फिर आपका एल्डिहाइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड। ये सब मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में अभी तक बताया था। देन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्टरलाइजेशन के बारे में बताया था और उसके स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को फिजिकल मेथड बताए थे। आपका मॉइस्ट हीट मेथड होता है, ड्राई हीट मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है या फिल्ट्रेशन मेथड होता है। और कुछ केमिकल लो टेम्परेचर मेथड होते हैं, जिसमें आपका इथेलॉन, इथाइल ऑक्साइड आपका रहता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर अदर कुछ लो टेम्परेचर आपका इसके अलावा रहता है, जो कि हमारे सैनिटेशन सिस्टम को मेंटेन करता है। तो ये हमने बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में मॉइस्ट हीट मेथड के बारे में बताया था, जिसमें हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए। जब हम किसी स्टरलाइजेशन के लिए जब हम किसी मॉइस्चर के ही और हीट की हेल्प लेते हैं, तो उसे हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हमारा एक मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। वो मॉइस्चर क्या करता है, हमारे स्टरलाइजेशन में हमारी मदद करता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड कहलाता है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ऑटोक्लेव किस तरीके की प्रोसेस होती है, कैसे हम इस प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी साइकिल क्या होती है, ठीक है। या फिर हमारे ये कहाँ कहाँ ये साइकिल हमारी कैसे हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें मैंने ओवरऑल आप लोगों को बताई थी प्रीवियस क्लासेस में। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस बताई थी, कुछ लिमिटेशंस बताए थे और ऑटोक्लेव की प्रोसेस बताई थी। जिसमें मैंने ऑटोक्लेव की प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया था, पहले तो आप ऑटोक्लेव के लिए ऑटोक्लेव को पूरी तरीके से अच्छे से साफ करते हो, ठीक है, उसको प्रिपेयर करते हो। ऑटोक्लेव किसी भी मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए, ऑटोक्लेव करने के लिए हम ऑटोक्लेव को पहले हम प्रिपेयर करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एक क्लीनिंग और एक पैकेजिंग करेंगे। पहले क्लीनिंग करेंगे, जिसका भी हमें स्टरलाइजेशन करना है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे और उसको एक पैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक उसको हम पैक कर देंगे किसी ड्रम में या किसी रैपर्स में, हम उसको पैक कर देंगे। प्लेस, अब हम क्या करेंगे, प्लेस द आर्टिकल्स इनसाइड द ऑटोक्लेव। जो भी हमने पैकेजेस बनाए हैं या जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें स्टरलाइज करने हैं, जो हमने उसको ऑटोक्लेव में रखने के लिए जो तैयार किया है, उसे किसी ड्रम में रखा है, या फिर हमने जो इसके ड्रम्स आते हैं, जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर हमारे गॉज पीस या फिर हमारे बैंडेजेस रखने के लिए जो हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, उनमें हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स को और आपके सभी उन इंग्रेडिएंट्स को जो हमारे सर्जरीज में यूज़ हो रहे हैं या फिर जिन्हें हमें डिसइंफेक्टेंट करना है, जिसे हमें स्टरलाइज करना है, उसको हम एक प्रॉपर कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं। देन उस कंटेनर को क्या करते हैं, हम ऑटोक्लेव में रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव को हमने क्लीन कर लिया, वहाँ पे हमने अपने पैकेजेस को, अपने कंटेनर्स को वहाँ पे हम रख देंगे एंड रिमूव एयर चैम्बर, और उस चैम्बर में जो भी एयर भरी हुई है उस एयर को हम बाहर निकाल देंगे। देन क्या करेंगे, स्टीम इंटर द प्रेशर इंक्रीज। जैसे उसमें फिर क्या होगा, जब हम उसे क्लोज करेंगे तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होगा। जैसे आपका कुकर जो है, जो
जिसमें हम खाना बनाते हैं, जो रसोई में आपका कुकर जैसे यूज होता है, उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो अपने स्टीम को जनरेट करता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक प्रेशर अंदर की साइड क्रिएट होता है और वो क्या करता है, आपकी स्टीम को जनरेट करता है। जब आपकी स्टीम जो है, आपकी भाप जो है ये जनरेट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे हम बेसिकली एक टेम्परेचर, स्टीम को जनरेट करने के लिए हम वहाँ पे एक टेम्परेचर और एक ड्यूरेशन सेट कर देते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर जो है आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड रख देते हैं और PSI इसमें हम 15 रख देते हैं। ठीक है, और हम उसको 15 से 20 मिनट के लिए मेंटेन कर देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद वो अपने आप ऑटोक्लेव जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाता है और धीरे धीरे आपका प्रेशर जो आपका बढ़ा था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो आपका 15 PSI हमने किया था, उसका प्रेशर जो किया था PSI, वो अब आपका धीरे धीरे ज़ीरो होने लगता है। जब ये ज़ीरो हो जाता है तो आपकी पूरी तरीके से जो भाप अंदर जो स्टीम बनी है वो निकल जाती है, देन ये ज़ीरो हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, आपके जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव को धीरे से हम प्रॉपर हैंडलिंग के साथ उसको ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद ऑटोक्लेव में जो भी हमने स्टरलाइजेशन के लिए जो भी मटेरियल रखे हैं वो उनको निकाल करके हम एज अ सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके ये पूरी तरीके से ऑटोक्लेव प्रोसेस जो है, हमारी जो भी मटीरियल है उसको पूरी तरीके से स्टरलाइज कर देता है और स्टरलाइजेशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरीके से आपका स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपकी मॉइस्ट हीट प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टरलाइज करते हैं। अब इसी में ही आपका स्टरलाइजेशन का दूसरा मेथड होता है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। पहले हमने मॉइस्ट हीट के बारे में देखा कि मॉइस्चर वहाँ पे प्रेजेंट था, उससे हम स्टरलाइजेशन कर रहे थे। अब हमारे पास पूरी तरीके से ड्राई, कोई भी मॉइस्चर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एक तरीके का ऐसा मेथड होता है जिसमें हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। जैसे हम घरों में ओवन यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के लिए, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपना पूरा बेस तैयार करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, उसमें रख देते हैं, ऑन कर देते हैं, उसमें हीट जनरेट होती है और उस हीट से क्या होता है, हमारा धीरे धीरे खाना पकता रहता है। वैसे ही ये हमारा हॉट एयर ओवन होता है, बट इसको खाने के लिए यूज़ नहीं, खाने को पकाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और बैक्टीरियल स्पोर्स, जो भी हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स वगैरह होते हैं, उन्हें किल करने के लिए किया जाता है। जो कि हमारे क्या करते हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से हमारे मटेरियल को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पूरी तरीके से स्टरलाइज करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं, जो कि आपका ड्राई हीट होता है, एक सूखी हीट होती है जो स्टरलाइज करती है, स्टरलाइजेशन करती है। यूजुअली आप हॉट का यूज़ करके, गर्म चीज़ों का मतलब गर्माहट का यूज़ करके, ड्राइनेस का यूज़ करके और एयर अब्सेंस का यूज़ करके हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्टरलाइज करने के लिए ये यूज़ होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है आपका हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर डिस्ट्रॉय। ये बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिस्ट्रॉय करती है, मेनली आपके ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन को मेंटेन करती है। सेलुलर कंपोनेंट्स, आपके जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके ऑक्सीडेशन या फिर आपका डिहाइड्रेशन जो होता है उसको मेनली मेंटेन करने का काम करती है। तो एक तरीके से ये क्या करती है, आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उन्हें किल करने का काम करती है। ये यूज़ होते, इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो हम इसमें ग्लास वेयर्स, जो हमारे ग्लासेस होते हैं, ग्लास वेयर्स इसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा सर्टेन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। जो भी हमारे मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें मेटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस या फिर इसका जो है यूज़ आपके मेटल जो हमारे कंपैक्टेबल विद द ड्राई हीट, इसमें हम मटेरियल को ड्राई हीट के थ्रू उसको स्टरलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, हॉट एयर ओवन का यूज़ किया जाता है। अब
एक बार देखते हैं कि हॉट एयर ओवन को हम यूज कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो जब भी हम हॉट एयर ओवन का यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपके प्रिपेयर करेंगे आपके आर्टिकल्स को, जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्रिपेयर करेंगे और क्लीन करेंगे, आप क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल है जो जिसे हमें स्टरलाइज करना है उसको हम पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अब हम उसे ड्राई करेंगे। सूखा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्लेस द आर्टिकल्स इनसाइड द हॉट एयर ओवन। हम कभी भी गीले ऑब्जेक्ट्स हम हॉट एयर ओवन में नहीं रखेंगे। ठीक है, इससे कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम हम उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से उस ऑब्जेक्ट को क्लीन करेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, प्लेस द आर्टिकल्स, ठीक है, प्लेस द आर्टिकल्स। अब हम क्या करेंगे, इनसाइड द हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में हम अपने आर्टिकल्स को प्लेस कर देंगे और उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज द ओवन, जो हमारा ओवन जो है उसको अब हम क्लोज कर देंगे। देखो ये फ्रिज टाइप, जैसे आपकी फ्रिज होती है बड़ी लार्ज अमाउंट में होती है, लेकिन ये छोटा सा होता है, जैसे आपके घर में ऑटोक्लेव, वो सॉरी आपके हॉट एयर वो आपके ओवन जो होते हैं खाना बनाने के लिए, उसी तरीके का ये होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये जो हमारा डोर है, डोर को क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट्स, उसका टेम्परेचर, उसकी टाइमिंग, सारी चीजें सेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखो ऊपर की साइड थर्मोमीटर लगा होता है। ठीक है, थर्मोमीटर लगा होता है। इसमें आपकी एक वॉल लगी होती है जिसपे हम एक चैम्बर, मतलब कई सारे चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। ड्राई कुछ हमारी ट्रे होती हैं, कुछ हमारी सैंपल ट्रे होती हैं, कुछ हमारी जो है नॉर्मल ट्रे होती हैं, और इसमें आपका डोर होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इसमें जो है हमारा मेन पावर स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने आर्टिकल्स को प्रिपेयर किया, उसको क्लीन किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब हमने क्या किया, आपके जो भी आर्टिकल्स थे उसको हॉट एयर ओवन में उसको प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद उसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। और उसमें क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसमें हीट हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, ऑन कर देंगे, उसमें टेम्परेचर सेट कर देंगे। उसको ऑन करने के बाद उसमें एक प्रॉपर रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो उस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जितना आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक टेम्परेचर सेट कर देंगे और मेंटेन टेम्परेचर फॉर द रिक्वायर्ड टाइमिंग। अब टेम्परेचर के बिहाफ पे हमें जितनी टाइमिंग की नीड है उतना टाइमिंग हम सेट कर देंगे और उसको टर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, सॉरी उसको मेंटेन कर देंगे, वो अब कंटिन्यूअसली उतने टाइम तक वो अब आपका चलता रहेगा ऑटोमेटिक। जब उसका ड्यूरेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। टर्न ऑफ हीटिंग, अब हम हीटिंग को टर्न ऑफ कर देते हैं और देन जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, देन हम उसको क्या करते हैं, केयरफुली उन ऑब्जेक्ट्स को आराम से निकाल करके हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो उसमें इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जिसमें ये क्या करेगा, जब वो कूल्ड हो जाएगा, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से स्टरलाइज्ड हो चुका है और उसका अब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरी स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका यूज़ जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं या फिर हमारे कोई अदर प्रोसीजर्स हैं जिनमें भी हमें करना है, उसका यूज़ हम अब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड। अब इसमें आता है कॉमनली स्टरलाइजेशन। हम किन किन चीज़ों को कॉमनली स्टरलाइज करते हैं आपके हॉट एयर ओवन में। तो हॉट एयर ओवन में हम जैसे कि आपके ग्लास वेयर्स हैं, जैसे कि आपके कोनिकल फ्लास्क होते हैं या फिर आपके कंटेनर्स होते हैं या फिर आपकी जो है फ्लैक्स वगैरह होते हैं या फिर आपकी पेट्री डिश होती है।
जो भी हमारे कांच का सामान होता है जिन्हें हम एज अ लेबोरेटरीज में, लैब्स में, या फिर आपके किसी सर्जिकल प्रोसीजर्स में जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे स्टरलाइज करते हैं। कई सारे माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपने देखा होगा कि आपके माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपकी कुछ पेट्रिक डिश होती है, कुछ आपकी स्लाइड्स होती हैं, कुछ आपके कोनिकल फ्लास्क होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रैक्टिकल्स में जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को, उनको हम क्या करते हैं, आपके स्टरलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। ड्राई हीट जिसमें हम क्या करते हैं, इन ग्लास वेयर्स को यूज़ करते हैं। आपके मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमारे ग्लास वेयर्स के अलावा हमारे जितने भी मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम क्या करते हैं, आपके स्टरलाइज करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाउडर है या फिर ऑयल्स है, कई सारी आपकी फार्माकोलॉजिकल लैब्स होती हैं या माइक्रोबायोलॉजी लैब होती हैं, या फिर आपका फार्माकोलॉजिकल लैब होती है या फार्मास्यूटिकल लैब्स होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कई सारे ऑयल्स का, या फिर हम कई सारे पाउडर्स फॉर्म्स का, या फिर हमारे एक पेस्ट फॉर्म को ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके स्टरलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगर आप में से कोई भी जिसने भी फार्मा किया होगा या फिर कोई फार्मेसी स्टूडेंट होगा, तो उनमें क्या होता है कि आपकी कई सारी फार्मास्यूटिकल लैब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, उन्हें पाउडर फॉर्म बनाना या फिर आपके फॉर्मुलेशन बनाना या सस्पेंशन बनाना या फिर आपके कई सारे इंग्रेडिएंट बनाना वहाँ पे सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप टैबलेट बनाएंगे, किस तरीके से आप या फिर लिक्विड बनाएंगे, तो उसको हम किस तरीके से स्टरलाइज करेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है, ठीक है। आपके जो भी लैब्स होती हैं या फिर कोई क्लिनिकल मटेरियल हम बना रहे हैं या स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें हम इन सब का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, आपके स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसको हम एक तरीके से स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम मोस्टली जो है हॉट एयर ओवन में हम ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करने के लिए या मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए या फिर आपके पाउडर या ऑयल्स, कई सारी चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं, जो कि एक ड्राई हीट का एग्जाम्पल होता है, जिसमें हम ड्राई हीट प्रोवाइड करते हैं मटेरियल को, जिससे कि वो प्रॉपरली स्टरलाइज हो सके। तो ड्राई हीट क्या है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इक्वल टू हॉट ड्राई एयर, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मतलब होता है आपका हॉट ड्राई एयर, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक गर्म सूखी एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक हायर टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं, आपके रिक्वायर्ड एक्सपोजर टाइम, जिसमें हमारे लिए एक प्रॉपर एक्सपोजर टाइम की हमें आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और एक प्रॉपर ड्राई एयर की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे क्या करता है, एक ड्राई हीट के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेजेस क्या है, ये हमारा एक सूटेबल एक मटेरियल होता है, एक ऐसा सूटेबल मटेरियल होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा डज नॉट कॉज, ये हमारे एक तरीके से कोरेसिव, जो हमारे कोरेसिवनेस को ये कॉज नहीं करता है इन द सेम वे मॉइस्चर हीट, जैसे हमारे मॉइस्चर हीट जैसे काम कर रही थी, वैसे ही ये हमारे सभी मटेरियल्स को क्या करता है, आपकी स्टरलाइज करने का काम करता है। बाकी हमें कुछ लिमिटेशंस भी ध्यान रखनी चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशन हमें फॉलो करनी है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे जो भी हायर टेम्परेचर एंड लोअर एक्सपोजर देन द स्टीम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे हाई टेम्परेचर की जहाँ पे ज़रूरत होती है और लॉन्गर एक्सपोजर और एक लंबा एक्सपोजर चाहिए होता है, एक लंबा एक्सपोजर
चाहिए होता है देन द स्टीम से भी ज़्यादा, तो वहाँ पे हम इसका हॉट एयर ओवन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम इसको एक हायर टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं इससे, और ना ही एक हम लॉन्ग एक्सपोजर इसमें हम अप्लाई कर पाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर द मैनी हीट सेंसिटिव मटीरियल, ये हमारे कई सारे हीट सेंसिटिव मटीरियल्स के लिए हमारे सुटेबल नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं जिसमें हमारा जो है ये एक तरीके से जो भी हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उनके लिए भी हम हॉट एयर ओवन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये सारी ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, एक तरीके से मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो गया। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली फिल्ट्रेशन मेथड में हम रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिजिकली रिमूव करते हैं, जिसमें हम हीट सेंसिटिविटी लिक्विड्स या फिर आपके सर्टेन गैसेस या फिर एयर का हम जिसमें यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द मटेरियल कैन नॉट बी सेफली हीटेड। जब हमारे कोई मटेरियल मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि हमारे हीट अगर हम उसमें प्रोवाइड करते हैं तो वो सुटेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, हीट उनके लिए सुटेबल नहीं होती है, तो उस टाइम पे हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन जनरली रिमूव करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को rather than किलिंग देम, और rather than उन्हें क्या करता है, किल करने का, मारने का काम करता है, ठीक है। जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करता है, किल करता है। तो एक तरीके से फिल्ट्रेशन मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि क्या करता है, हमारे हीट सेंसिटिव लिक्विड जो कि एक तरीके से क्या करता है, उन मटीरियल्स पे हम अप्लाई करते हैं जिन मटीरियल्स में आपका क्या हो रहा है, हम हीट उनके लिए सुटेबल नहीं होती है, हीट उनके लिए सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती, उनके लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहे थे। तो फिल्ट्रेशन मेथड क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर उस ऑब्जेक्ट को फिल्ट्रेट करते हैं जिससे कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका मेंटेनेंस है, वो सारी चीजें मेंटेन रहे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रेडिएशन मेथड में क्या होता है, रेडिएशन कैन बी यूज फॉर द स्टरलाइजेशन। रेडिएशन जो है हमारे स्टरलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, जिसमें हम सर्टेन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। कई सारे हमारे ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिसमें हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका गामा रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रॉन बिम्स का हम इसमें यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। ये यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली जो है, इसका यूज किया जाता है सम डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस के लिए, इसका रेडिएशन का यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक यूवी रेस उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारा क्या है, जहां पे हमारा एक तरीके से आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसको हम स्टरलाइज करने के लिए वहां पे हम यूवी रेस का यूज करते हैं। यूवी रेस में हम क्या करते हैं, आपके गामा रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रॉन बिम्स का हम यूज करते हैं, जो कि एक तरीके से यूवी रेस को जनरेट करती है, और यूवी रेस जनरेट होकर के क्या करता है, आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें किल करता है, और बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करता है, जिससे कि हमारी सारी चीजें दोबारा से अच्छे से मेंटेन होने लगती है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। इसमें पहला क्या हो गया,
आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमने गामा रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन बीम्स का दो चीजों का यूज किया, ठीक है, जो कि हमारे डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, यूवी रेसेस को मेनली यूज करते हैं रिड्यूसिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, एक आपका एयर एक्सपोजर फॉर्म करते हैं जो कि आपके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सरफेस एरिया को क्लीन करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए हम आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। ये हमारा नॉट अ ये हमारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है फॉर द वैलिडेटेड स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। हमारे कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बल्कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके जो यूवी रेज जो होती है, यूवी रेज को हम फॉर्म करके एक तरीके से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सपोजर को किल कर दे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सपोजर्स जो होते हैं उनको किल कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, और हमारा सरफेस एरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री हो जाता है, जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, अभी फिर से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, जैसे इस तरीके से ये हमारे कुछ रेडिएशन के लिए हम कुछ इस तरीके से आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जो कि आपके रेडिएशन को कॉज करते हैं। और रेडिएशन से क्या होता है कि आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें ये पूरी तरीके से किल कर देता है। तो ये क्या हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया। देन इसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं आपके प्लाज्मा बेस्ड सिस्टम के लिए, कैन बी यूज फॉर द सर्टेन हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस। ये हमारे कई सारे हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, जिसमें हमारा लो टेम्परेचर प्रोसेस रहती है, आपकी लो टेम्परेचर प्रोसेस होती है, जिसमें हमारे शॉर्टर प्रोसेसिंग होती है, इसमें छोटी छोटी प्रोसेस होती है फॉर द सम सिस्टम, कुछ अलग अलग सिस्टम्स के बिहाफ पे, जो मिनिमल टॉक्सिक रेडिएशन को कंपेयर्ड करती है विद द सम ऑर्डर केमिकल्स मेथड के लिए इनका हमें यूज किया जाता है। तो ये आपकी एक मिनिमल टॉक्सिक, एक हमारा बहुत ज्यादा मिनिमल टॉक्सिक रेसिड्यू फॉर्म करती है, जो एक तरीके से कंपेयर्ड किया जाता है, जिसको हम ओल्ड केमिकल मेथड से कंपेयर करते हैं। ये हमारी एक एडवांस मेथड टेक्निक है जिसका हम आज के टाइम में यूज करते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। ये हमारे सभी मेटल्स के लिए, सभी मटेरियल्स के लिए हमारे सुटेबल नहीं होती, तो हम सभी मटेरियल्स के लिए इसका हम यूज नहीं करते हैं। और इक्विपमेंट एंड पैकेजिंग कंप्लीटली मस्ट बी कंसीडर्ड। इसमें हम इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग और पैकेजिंग को कंप्लीटली कंसीडर करते हैं। कंसीडर नहीं होता है तो उस जगह पे भी हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा ये हमारे वैलिडेटेड साइकिल, इसकी हमारी कुछ वैलिडेटेड साइकिल होती है, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इस वजह से इसकी वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते। तो कई सारे इसके लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस भी हमें देखनी होती है, बाकी इसकी एडवांटेजेस भी बहुत सारी होती है। बाकी एक आपकी एक ऑटो मशीन होती है जिसमें आपके ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें स्टरलाइज हो जाती हैं, बट इसमें सभी मटेरियल्स का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको स्टरलाइज करने के लिए सभी मटेरियल्स का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ स्टरलाइजेशन प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने बताया कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके की मेथड्स होते हैं, जैसे आपके मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, इनके बारे में मैंने आपको बताया। और केमिकल लो टेम्परेचर मेथड के बारे में बताया, जो कि आपका सेकेंड मेथड होता है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, आपके कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं और कुछ लो टेम्परेचर पे हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं या फिर इथिलाइन ऑक्साइड का यूज करते हैं, या फिर हमारे वैलिडेटेड लो टेम्परेचर का हम यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई
कि स्टरलाइजेशन क्या है और स्टरलाइजेशन प्रोसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आपके ड्राई हीट स्टरलाइजेशन तक, ठीक है, और आपके फिल्टरेशन, रेडिएशन और आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन तक ही हम आज की क्लास रखते हैं। स्टरलाइजेशन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टरलाइजेशन क्या है और किस तरीके से हम स्टरलाइजेशन करते हैं और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के लिए हमारे कौन से मेथड सुटेबल होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन। हाँ, अगर आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप में से कोई भी CCH, BNYS, DNYS, CMSED, DMLT, BMLT, बी फार्मा, डी फार्मा या BPT इनमें से किसी भी कोर्स को करना चाहता है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इन सभी कोर्सेज के बारे में एक पूरी फुल इंफॉर्मेशन देंगे जिससे कि आप इसको कर सके। ठीक है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।